Hello students, today we are going to start new lesson number 4, अंडरस्टैंडिंग लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून, और हम किसी न किसी कानून से फैमिलियर होंगे। आप भी जो है किसी न किसी कानून के बारे में तो जानते ही होंगे। बहुत सारे कानून जो है बनाए गए हैं और आपको उनके बारे में पता होगा। जैसे इंडिया में एज ऑफ मैरिज डिसाइड किए गए। एज ऑफ मैरिज जो है 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की। अगर इससे कम एज में जो है शादी की जाती है तो गवर्नमेंट जो है उसे अलाउ नहीं करती है। तो हमारे जो है मैरिज के लिए एज डिसाइड की गई है। इसी तरह से वोटिंग के लिए भी पर्सन की जो एज है वो डिसाइड कर दी गई है कि 18 साल से ऊपर का ही व्यक्ति, 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति ही वोट दे सकता है। इससे कम उम्र के लोग जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रॉपर्टी को बेचने से, खरीदने से रिलेटेड बहुत सारे कानून जो है बनाए गए हैं। लेकिन क्या ये कानून हर किसी पर इक्वली अप्लाई किया जाता है? क्या हर व्यक्ति को इक्वल जो है क्राइम के लिए इक्वल सज़ा दी जाती है, इक्वल पनिशमेंट दिया जाता है? क्या कानून हर किसी को इक्वल ट्रीट करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जेंडर का हो, या उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटस चाहे अमीर हो या गरीब हो? क्या कानून हर किसी के साथ इक्वल ट्रीट करता है? ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है वो डू लॉ अप्लाई टू ऑल। क्या कानून हर किसी पर अप्लाई होता है? एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैव बीन गिवन a 10 years जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज कमिटेड। एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसने अपने बेटे को, उसके बेटे ने कोई क्राइम किया हुआ था जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उसे 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसका जो फादर था, उसने अपने पावर का, अपने पोजीशन का यूज़ करते हुए अपने बच्चे को उस सज़ा से बचने में और छुपने में जो है मदद की। डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वर राइट? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो ये कदम था या इसने जो काम किया, अपने बेटे को जो है सज़ा से बचाया और छुपा दिया, क्या ये सही एक्शन था? क्या ये सही काम था? शुड हिज सन be exempt for the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उसके बेटे को सिर्फ इस वजह से सज़ा से मुक्ति मिल जानी चाहिए क्योंकि उसका फादर जो है वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है? क्या सिर्फ इस वजह से उसके बेटे को उस क्राइम के विरुद्ध जो है जो पनिशमेंट उसे मिली है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिए या उसे छूट मिल जानी चाहिए? The above is a clear case of violation of law. As you read in Unit 1, member of Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. ये जो केस है ये violation of law यानी कि कानून तोड़ने जैसा जो है केस है, कानून तोड़ने का केस है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं उन्होंने साफ ये जो है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसी समय ये साफ जो है इसमें निर्णय ले लिया गया था। ये साफ जो है जितने भी मेंबर थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का मनमाने तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा, या कह सकते हैं पावर का मिसयूज़ नहीं किया जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया में। दे देयरफॉर instituted several provisions in the constitution that will establish the rule of law. The most important of these law was that all person in independent India are equal before law. लोग अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न, कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं ताकि जो लॉ है वो हर किसी के लिए इक्वल हो और हर कोई जो है इंडिया में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लॉ के समक्ष जो है या कानून के समक्ष इक्वल हो या बराबर, कानून जो है सबके लिए बराबर का ही जो है व्यवहार करे। इस तरीके के प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. What the rule of law mean is that all law apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. हमारा जो कानून है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, कास्ट या जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। साथ ही रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लॉ होगा, जो कानून होगा वो हर
हर व्यक्ति पर इक्वली अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति भी हो, चाहे एक भिखारी भी हो, हर किसी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। चाहे सेम क्राइम के लिए सेम सज़ा का जो है प्रावधान रखा गया, नियम बनाया गया। Neither a government official nor a wealthy person or not even president of the country is above the law। यहाँ तक कि हमारे देश का राष्ट्रपति भी जो है कानून से ऊपर नहीं है, उसे भी कानून के अधीन रखा गया। और अगर हमारा कानून जो है, हमारा प्रेसिडेंट भी कोई क्राइम करता है तो हमारी जो जुडिशरी है वो उसको सज़ा सुना सकती है। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established। But was it always like this? हर एक जो है क्राइम के लिए एक सज़ा निर्धारित की गई है और एक प्रोसेस निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा लोगों को सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन क्या इसे पूरी तरह से फॉलो किया जाता है? In ancient India, there were innumerable and often overlapping local law। जो एंशियंट इंडिया था उस समय जो है भारत में बहुत ज़्यादा जो है ओवरलैपिंग ऑफ लोकल लॉ थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन वाले लॉ थे और जो है अलग अलग ओवरलैपिंग वाले लॉ थे। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का कानून जो है था वहाँ पर। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरीके के कानून बनाए गए थे और अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा सेम क्राइम के लिए एक कम्युनिटी में कुछ और सज़ा होती थी तो दूसरी कम्युनिटी में उसके लिए किसी और सज़ा जो है, क्योंकि उस समय इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई जुडिशरी जैसी चीज़ नहीं थी, तो कम्युनिटीज़ जो है उसमें जो लीडर होता था वो अपनी तरीके से उसको सज़ा जो है सुनाता था और अपनी तरीके से वहाँ पर न्याय करता था, जजमेंट करता था। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ में सेम क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट भी होती थी। कुछ केसेस में जो पनिशमेंट थी वो 2% के लिए सेम क्राइम के लिए अलग अलग होती थी। जैसे उनकी कास्ट या बैकग्राउंड को देखते हुए जो लोअर क्लास के लोग थे उनको ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे दी जाती थी, जो अपर क्लास के लोग थे उनको थोड़ा लाइट पनिशमेंट दी जाती थी, या फिर जो अमीर लोग थे उनको थोड़ी कम सज़ा दी जाती थी, जो गरीब लोग थे उन्हें हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। तो इस तरीके से कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में जो पनिशमेंट थी वो पर्सन के बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करती थी, वो किस बैकग्राउंड का है और उसके आधार पर पनिशमेंट जो हार्श या सॉफ्ट होती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आना शुरू हुआ कॉलोनियल पीरियड से। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ये माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इस पर भी हिस्टोरियंस का डिस्प्यूट है, क्योंकि जो कॉलोनियल लॉ था, पहला डिस्प्यूट ये है कि कॉलोनियल लॉ जो थे वो आर्बिट्रेरी थे, मनमाने तरीके से फॉलो किए जाते थे, वो जस्टिस नहीं करते थे, वो न्याय नहीं करते थे। मनमाने लॉ जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे, वो न्यायपूर्ण जो है कानून जो है वो न्याय नहीं करता था, वो मनमाने उनके जो मन में आता था वो उसका कानून बना देते थे, भले ही उससे किसी का नुकसान हो, वो न्यायपूर्ण नहीं माना जाता था। और दूसरा कि यहाँ पर जो है लॉ लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ लाने के लिए इंडियन नेशनलिस्ट लोगों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जैसे ब्रिटिश इंडिया में जो है बहुत सारे आर्बिट्रेरी जो है या मनमाने तरीके के कानून बनाए जाते थे, इसी तरीके के एक आर्बिट्रेरियस जो है एग्जाम्पल है लॉ का, वो था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन मतलब होता है राजद्रोह, तो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 जो था ये एक ऐसा कानून था जो कि राजद्रोह के जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विद्रोह करता था उसके लिए बनाया गया था। और ये इसमें क्या किया था कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था या उसको अपोज करता था और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी ट्रायल चलाए, बिना कोई ट्रायल चलाए, बिना कोई कानून, बिना कोई जो है उस पर जो है कार्रवाई किए हुए उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय ब्रिटिश रूल। जब इस तरीके का कानून बना दिया गया तो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना उसके ट्रायल चलाए, बिना उस जो है कार्रवाई के जो है लीगल कार्रवाई किए बिना ही उसे मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, इसका विरोध करना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने इक्वालिटी जो है लॉ के जो है लॉ के सामने, या कह सकते हैं कि लॉ जो है इक्वल लॉ बनाने के लिए और ग्रेटर इक्वालिटी लाने के लिए भी फाइट करना शुरू किया।
जो है कानून बनाया जाए जिसमें न्याय हो लोगों के। वैसे गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ तो बनाती थी, कानून तो उसने बनाता था और लोगों के द्वारा उसे ओबे भी करवाया जाता था, उसका पालन करवाया जाता था, लेकिन वो कानून जो होते थे वो जस्टिस नहीं करते थे, न्यायपूर्ण नहीं होते थे। तो इंडियन नेशनलिस्ट ने जो है न्यायपूर्ण कानून बनाने के लिए या न्यायपूर्ण तरीके से या न्याय दिलाने के लिए या जस्टिस के लिए जो है कह सकते हैं जस्टिस के लिए फाइट करना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ 19th century, Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial court. 19th century तक जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट जो है कॉलोनियल कोर्ट बना दी गई थी। जिस तरह आज कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स में मामले दर्ज किए जाते हैं, केस चलता है, उसी तरीके से 19th century में कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में कोर्ट बना दी गई और जिसकी वजह से इंडियन लीगल प्रोफेशन जो है शुरू हुआ और जो है यहाँ पर कानून के जो पढ़ाई लोगों ने करना शुरू किया, वकालत करना लोगों ने शुरू किया और उसकी बहुत ज़्यादा कॉलोनियल पीरियड में डिमांड होने लगी। जो व्यक्ति जो है वकालत की पढ़ाई करते थे, जो लीगल प्रोफेशन अपनाते थे, उन्होंने ऐसे लॉ को डिफेंड करना शुरू किया जिससे इंडियन राइट्स की या इंडियन लोगों के राइट्स की रक्षा की जा सके। इस तरीके से उन्होंने डिफेंड करना शुरू किया। इंडियन जज ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। साथ ही इंडियन जज भी जो है उसमें डिसीजन मेकिंग में उनका इम्पोर्टेंट रोल जो है होने लगा। उन्होंने जजेस को भी, इंडियन जजेस को भी जो है सुनवाई के दौरान रखना शुरू किया ताकि जो है जस्टिस हो सके। Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the rule of law during colonial period. Evolution का मतलब होता है शुरुआत या विकास करना, डेवलपमेंट। तो इस तरीके से इंडियन लोगों का भी रूल ऑफ लॉ का जो है कॉलोनियल पीरियड के दौरान रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के द्वारा जो है लॉ रूल करने का जो एक सिस्टम जो शुरू किया गया वो उसमें इंडियन लोगों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। With the adoption of Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making law for the country. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाने लगा तो इसी चीज़ को बेस बनाकर, इसी आधार पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन्होंने कानून बनाने की शुरुआत की, कानून बनाया इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बनाए गए वो उसी आधार पर, उसी बेस पर जो है बनाए गए। Every year our representative pass several new laws as well as amend existing one. हमारे हर साल जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नए कानून बनाते भी हैं और पुराने कानून में अमेंडमेंट की अगर ज़रूरत होती है तो उसमें अमेंडमेंट भी करते हैं। जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें जो नया कानून बनाया गया उसमें अकॉर्डिंग जो है जो नया लॉ है उसमें जो पुत्र है, पुत्रियां हैं और जो मदर है वो भी फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर की डिमांड कर सकती हैं या इक्वल शेयर जो है पा सकती हैं। तो इस तरीके से कानून जो है वो बनना शुरू हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से। उसमें इंडियन लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और धीरे धीरे करके आज भी नए नए कानून जो है वो बन रहे हैं या पुराने में अमेंडमेंट होना अभी भी जारी है। That's all in this video.